अब हमारे बेटों की नौकरी लग चुकी है तो क्यों ना दोनों की शादी एक साथ कर दें। यही तो मैं भी कब से सोच रही थी। ऐसा कीजिए, कल ही पंडित जी को बुला लीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। अगले दिन ही रामप्रसाद ने पंडित जी को बुला लिया। देखिए पंडित जी, मुझे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार लड़कियां नहीं चाहिए। ऐसी लड़कियां घर तोड़ने में माहिर होती हैं। आप परेशान मत हो कांता बहन। कुछ ही दिनों में पंडित जी ने उनके दोनों बेटों की शादी एक साथ करवा दी। देवरानी का नाम था शीलू और जेठानी का नाम मालती। उनके घर में एक तोता था जो कभी नहीं बोलता था। चलो, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, जाकर खाना बना लो। दोनों खाना बनाने लगी। दीदी, लगता है यहाँ हर दिन एक नई रसोई मिलती है। आज हमें पहली रसोई मिली है, कल शायद दूसरी मिलेगी और परसों तीसरी। तो बिल्कुल पागल है क्या? कहीं ऐसा होता है? मुझे तो इस घर में एक ही रसोई दिखाई दे रही है। मैं तुझे बताती हूँ, आज इस रसोई घर में हम खाना बना लेंगे, फिर कल ये लोग रसोई घर तोड़कर नई रसोई घर बना देंगे, वो कहलाएगी दूसरी रसोई। उसके बाद उसे तोड़कर परसों तीसरी रसोई बना देंगे। ऐसे ये लोग हर रोज नई रसोई बना देते होंगे शायद। लगता है हमारे ससुराल वाले बिल्कुल मूर्ख हैं। खैर, पहले दिन तो दोनों से किसी से ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन अगले दिन घर के सारे कपड़े धोने के बाद बाहर सूखने के लिए जगह नहीं थी। तब कांताबाई ने मालती से कहा, मालती, सारे कपड़े जल्दी सुखा दे। कांताबाई काम देकर वहां से चली गई। मालती ने दिमाग लगाया और घर के पंखे को कपड़े सुखाने की मशीन बना डाला। उसने पंखे पर रस्सी बांधी और सारे कपड़े टांग दिए। उसके बाद उसने पंखा चालू कर दिया। पंखा चालू किया तो कपड़े घूम घूम कर घर में इधर उधर उड़ने लगे। शीलू ने ये देखा तो हंसते हुए कहा, दीदी, तुमने तो घर को मेला बना दिया है, अब हमें झूला भी लगाना चाहिए। तभी उनका ससुर रामप्रसाद कमरे में आया और सिर पकड़ लिया। अरे ये घर है या धोबी घाट? कांताबाई भी आकर चिल्लाने लगी, हे भगवान, ये सब क्या किया तुमने मालती? तुम तो महामूर्ख निकली। आज ही पंडित जी से जाकर मिलती हूँ। शाम को कांताबाई पंडित जी से मिली। पंडित जी, आपने मुझे एक बहू मूर्ख पकड़ा दी और दूसरी महामूर्ख। आप ही ने तो बोला था समझदार लड़कियां नहीं चाहिए। वैसे फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हारी बहुएं ऐसा काम करेंगी जिससे पूरे गांव को उन पर गर्व होगा और उसी दिन से उनकी मूर्खता खत्म हो जाएगी। खैर, एक दिन शीलू ने कहीं सुन लिया कि तोते को बोलना सिखाया जा सकता है। उसने सोचा, अगर मैं घर के तोते को अंग्रेजी सिखा दूं तो मेरी इस घर में बहुत तारीफ होगी। सासू माँ मुझे मूर्ख समझना बंद कर देंगी। उसने तोते के पिंजरे में एक पुरानी अंग्रेजी की किताब रख दी और रोज उसके सामने गुड मॉर्निंग और थैंक यू दोहराने लगी। मिट्ठू, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, ये तो बड़ी जल्दी सीख रहा है। ऐसा करती हूँ, इस पिंजरे के अंदर एक छोटा सा स्पीकर रख देती हूँ जो दिन रात गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलता रहेगा, जिससे तोता जल्दी सीख जाएगा। इस तरह मालती ने इसे और मजेदार बनाने के लिए तोते के पिंजरे में स्पीकर लगा दिया और अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप चलाने लगी। एक दिन तोते ने थैंक यू की जगह चोर चोर बोलना शुरू कर दिया। जब गांव का दुकानदार घर पर आया तो तोता चिल्लाने लगा, चोर चोर। दुकानदार घबरा गया और बोला, अरे मुझे मत फंसाओ भैया, मैंने कुछ नहीं चुराया। कांताबाई ने गुस्से में पूछा, ये क्या तमाशा है? शीलू ने कहा, अम्मा, तोता अंग्रेजी सीख रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस चल रही है। ऐसे तो पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। इन्हीं कामों से गांव वाले गर्व करेंगे। लगता है पंडित जी अखंड मूर्ख है। शाम को कांताबाई ने मेहमानों के लिए दही जमाने का काम शीलू को दिया। देख शीलू, इस बार मैं साफ साफ बोल रही हूँ, दही जमाना है और यही काम करना है, कुछ और मत कर देना। अरे सासू माँ, इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ मैं। इतना कहकर उसकी सास वहां से चली गई। शीलू ने दूध को फ्रिज में डाल दिया और सोचा, फ्रिज में तो पानी कुछ मिनट में ही जम जाता है, तो ये दूध क्यों नहीं जमेगा? तभी वहां पर उसकी जेठानी आ गई। मालती ने आकर ज्ञान बांटा, फ्रिज में क्या जमाएगी, असली दही कुएं में जमती है। हाँ, एक बार मेरी माँ ने कहा था कि फ्रिज से अच्छा पानी कुएं का होता है। इसका मतलब कुआं इस दूध को जल्दी जमा देगा। थैंक यू दीदी, आप तो बहुत समझदार हो। शीलू ने पूरा दूध कुएं में डाल दिया और इत्मीनान से बैठ गई। जब कांताबाई ने पूछा, दही कहाँ है? शीलू बोली, अम्मा, कुएं में जम रहा है। दीदी ने बोला था कि कुएं में दूध जल्दी जम जाएगा। मैं तो फ्रिज में जमाने गई थी, अभी निकाल कर लाती हूँ। हे भगवान, आज के बाद मैं तुम दोनों को कोई काम नहीं दूंगी। लगता है तुम दोनों की मूर्खता कभी खत्म नहीं होगी। पंडित जी ने झूठ बोला था। अब कांताबाई ने अपनी बहू से कुछ भी काम करवाना बंद कर दिया। फिर एक दिन रामप्रसाद ने खेत में पानी लगाने का जिम्मा मालती को दिया। मालती ने सोचा कि पानी की जगह कुछ नया करके दिखाएगी। उसने खेत में एलईडी लाइट लगा दी और कहा, अगर फसल पर लाइट पड़ेगी
तो ये जल्दी बढ़ेंगी। जब कांताबाई और रामप्रसाद खेत पहुंचे तो खेत का ये हाल देखकर चौंक गए। ये क्या तमाशा है? मालती ने गर्व से जवाब दिया, पौधे अब रात को भी पढ़ाई करेंगे। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब पूरा इंडिया बढ़ सकता है तो फसलें क्यों नहीं? गांव वालों ने यह सुनकर ठहाके लगाए। तभी अचानक गांव में बाढ़ आ गई। पूरा गांव परेशानी में था। कांताबाई और रामप्रसाद के साथ साथ कुछ गांव वाले भी बाढ़ में फंस गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अरे कोई बचाओ, इस दलदल से हमें निकालो, लगता है किसी ने नदी का बांध खोल दिया है। अरे कोई मेरे माँ बाप को बचाओ, गांव वाले डूब जाएंगे बाढ़ में। अरे कोई तो बचाओ। दीदी, अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। शीलू और मालती ने गांव वालों को इकट्ठा किया और रस्सी का इंतजाम करवाया। मालती ने खेत में लगी एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया और अंधेरे में रोशनी फैलाई। गांव वालों, सासू माँ, ससुर जी, आप सभी लोग ये रस्सी पकड़ लो। हम सब लोग पकड़कर खींच रहे हैं। चाचा भैया, सब लोग पूरी ताकत के साथ रस्सी खींचना। हाँ बहू, चिंता मत करो। गांव वालों ने मिलकर कांताबाई और रामप्रसाद को सुरक्षित निकाला। गांव वाले बोले, इन बहुओं ने आज गांव को बचा लिया भैया। अभी हम इस एलईडी की वजह से हंस रहे थे, पर इसी एलईडी की वजह से आप लोग जिंदा बच पाए हैं, वरना अंधेरे में तो हम आपको बचा ही नहीं पाते। तुम दोनों मूर्ख नहीं, बहादुर हो। बस कभी कभी दिमाग लगाना सीख लो। शीलू और मालती ने साथ में कहा, अम्मा अब मूर्खताएं बंद, पर थोड़ा थोड़ा मजा लेते रहेंगे। सावित्री देवी हाथ में स्वागत की थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती हैं। अब मेरी दोनों बहुओं, जल्दी से इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। क्या माँ जी, एक कमरे का घर? आपको पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने कितना दहेज दिया है। अब मैं ये सारा सामान कहाँ रखूंगी? क्या फर्क पड़ता है देवरानी जी, ससुराल चाहे एक कमरे का हो या 4 कमरों का, रहना तो हम सबको एक साथ मिलकर ही है ना। ओफ, इन गरीब लोगों को कैसे समझ आएगा जिन्होंने पूरी जिंदगी एक कमरे में ही बिता दी हो। खैर रोहन, तुम बेड को कहीं एडजस्ट कर दो, बाकी सब सामान मेरे घर लौटा दो। जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब उस सामान को ले लेंगे। सावित्री की छोटी बहू अंकिता उस बेड को एक जगह रखवा लेती है, फिर आराम से उस बेड पर अपने पति के साथ लेट जाती है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू रेखा अपने पति और सास के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर लेट जाती है। विनोद जी, माफ करना, मेरा परिवार इतना अमीर नहीं था कि कुछ दे पाए। तो मैं कौन सा अमीर हूँ रेखा, और मुझे सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना है, ना कि ससुराल वालों से कुछ लेना है। उन दोनों की बात बेड पर सो रहे अंकिता और रोहन सुन लेते हैं। अंकिता मुंह बनाते हुए कहती है, हा आए बड़े हमें सुनाने वाले। भूलो मत जेठ जी कि आप बेरोजगार हो, इसलिए बड़े होकर भी जमीन पर सो रहे हो। अरे छोटी बहू, तू क्यों गुस्सा होती है? वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ भैया का क्या मतलब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहाँ देवर और देवरानी बिस्तर पर सोते, तो वहीं जेठ और जेठानी नीचे जमीन पर चटाई लगाकर सोते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। उफ, ये सब आखिर क्या है रौनक, तुम्हारे घर की छत टपक रही है। बहू, तुझे बताया था ना मैंने, हमारा घर बहुत पुराना है, इसलिए अक्सर बरसात में ये ऐसे ही टपकती रहती है। माँ जी, मेरी तरफ की चटाई भी गीली हो गई, ऐसे में ठीक से सो नहीं पाएंगे। बहू, तू मेरी तरफ आकर सो जा, इस तरफ सूखा है। वाह माँ जी, अपनी गरीब बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है और अमीर बहू से इतनी नफरत, जबकि हम सब एक ही कमरे में रहते हैं, फिर भी इतनी नफरत। तुम बेड पर सोई हो इसलिए कह रही हूँ इसे छोटी बहू। ठीक है, सुनो जी, कल सुबह होते ही तुम अपनी तरफ की छत और दीवार पक्की करवा लेना। जैसे तैसे वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह अंकिता अपनी तरफ की दीवार और छत ठीक करवा लेती है, साथ ही उसमें रंग भी करवा देती है। छोटी बहू, अगर तू काम करवा ही रही थी तो पूरी छत की मरम्मत करवा लेती। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। मेरा पति सारा दिन मेहनत करे और मैं उनके पैसे तुम लोगों पर बहा दूं। रहने दीजिए माँ जी, आप इसे कुछ मत बोला करो। देवरानी जी की बातों से साफ साफ पता चलता है कि इसे हम गरीबों से सख्त नफरत है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई और रात में अंकिता तो आराम से बिस्तर पर सोई, लेकिन गरीब जेठानी की तरफ छत टपकने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। सुनिए जी, छत टपकने के कारण ज्यादा पानी हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे तो हम सो नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई जुगाड़ करता हूँ। अगली सुबह अंकिता अपनी गरीब जेठानी का मजाक उड़ाती है। गरीब जेठानी जी, लगता है आप ज्यादा ही दुखी हैं। आंखें कैसी लाल हो रखी हैं? लगता है सारी रात सो नहीं पाई। वैसे कल रात मैं भी ठीक से सो नहीं पाई। वो क्या है ना, गर्मी ज्यादा लग रही थी,
खैर कोई नहीं, मुझे तो एक फोन घुमाना है, फिर मेरे माँ बाप एक इशारे पर मेरे लिए एसी भिजवा देंगे। अंकिता ऐसा ही करती है। अपनी माँ से फोन करके वो अपने घर पर एसी लगवा लेती है, लेकिन एक ही कमरे में एसी लगने की वजह से उसकी हवा सभी को मिल रही थी, यहाँ तक कि उस गरीब जेठानी को भी। और ये बात अंकिता को हजम नहीं होती। एसी मैंने अपने लिए लगवाया रौनक, ना कि उस गरीब जेठानी के लिए। वो मुफ्त में ही हवा खा रही है। तो तुम बताओ डार्लिंग, तुम क्या चाहती हो? कुछ पर्दे ले आओ और उसे कमरे के बीच में लगा दो, ताकि एसी की हवा उस तरफ ना जा पाए। अंकिता अपनी गरीब जेठानी से इस हद तक नफरत करती थी कि वो उसे एसी की हवा भी लगने देना नहीं चाहती थी। गरीब बहू सारा दिन काम करती, लेकिन फिर रात को वो गर्मी या बारिश की वजह से ठीक से सो नहीं पाती। रौनक, तुम आज ही जाकर मिस्त्री पकड़ कर ले आओ, मैं अपनी तरफ का हिस्सा ऊंचा करवा लूंगी। इस गरीब की वजह से हमें भी ये पानी की किचकिच झेलना पड़ता है, और फिर बारिश का गंदा पानी मेरी तरफ जमा हो जाता है। बहू, किसी गरीब को इतना सताना भी ठीक नहीं है। आप तो चुप ही रहिए माँ जी। अच्छा रौनक, आज ना मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुम बाहर से हम दोनों के लिए ले आओ ना। हाँ हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। फिर शाम को तेज बारिश होती है, जिससे घर में पानी भर जाता है। उधर चूल्हा गीला होने के कारण गरीब बहू खाना नहीं बना पाती और उन तीनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये देख देवरानी कहती है, गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब बस भी कर छोटी बहू, तू अमीर है इसका मतलब ये नहीं हमारी बार बार बेइज्जती करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज रौनक ऑफिस से घर लौट रहा था तो गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है, जिस वजह से उसके पैर में काफी चोट आ जाती है और अब वो बिस्तर पकड़ लेता है और अब वो नौकरी पर भी नहीं जा पाता। अंकिता को पैसों की कमी होने लगती है और वो अपनी माँ को फोन करके हेल्प मांगती है। माँ देख लो अगर कुछ हेल्प हो जाए। बेटी, मैंने तो तुझे पहले ही उस गरीब से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन तू ही नहीं मानी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने तेरी बहुत मदद की, लेकिन अब और नहीं कर सकते। तेरे पापा को काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब कंपनी बंद होने की कगार पर है। लेकिन माँ, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, इनकी नौकरी चली गई है। माफ करना बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकती। इतना कहकर अंकिता की माँ फोन रख देती है। तभी अंकिता का जेठ अशोक खुशी खुशी घर आता है। रेखा, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी डबल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जीते रहो बेटा, अब हमें किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा और ना किसी की बातें सुननी पड़ेंगी। ये सुनकर अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आकर ना जाने आप लोगों को क्या क्या कहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं देवरानी जी, एक घर में 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे ही। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और वैसे भी हम सब एक घर एक कमरे में रहते हैं, तो हमारे बीच कितनी भी दूरियां आए, लेकिन मुसीबत की घड़ी में हमारा सब परिवार एक ही है। और अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह पूरा परिवार एक हो जाता है और सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करते हैं।